इस पे चेयर की भी काफ़ी दफ़ा इस पे आ चुकी है, रूलिंग भी आ चुकी है। और इसमें ख्वाजा साहब आप एड्रेस करेंगे या मिनिस्टर लॉ एड्रेस करेंगे? मिनिस्टर साहब की मैसेज ये आया है कि वो 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, बट ये 2 मिनट। जी ख्वाजा साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। ये पहले भी थोड़ा हैं कि मैं नवीद कंवर साहब का जो इतराज़ात हैं जी उनका जवाब दूं। जी कुछ तो गवर्नमेंट की आप तरफ हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। जी प्लीज़। देखें, मैं जो नवीद बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। आई हैव एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन टू डिफेंड द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। जिन कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जिनमें मिनिस्टर का कहीं बाहर गए हुए हैं या कोई और कोई ऐसी कोई मुश्किल दरपेश है जिसकी वजह से नहीं, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि हाउस का जो ऐवान का जो एक वकार है वो डिमांड करता है कि क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो रेलिवेंट मिनिस्टर को देने चाहिए एंड दे कॉलिंग अटेंशन का भी देना चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली imperative on the ministers, और मिनिस्टर नहीं है तो चलें फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दे ले, दे आर बेसिकली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस। तो लेकिन ये टोटल एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ रेलेवेंट डिवीजन, दैट इज समथिंग विच आई कांट डिफेंड। जी शुक्रिया। अब जी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है कि ये ऐसा इशू है कि जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ पार्ट एंड प्रोसीजर आपका दिन की ये है। जी बोलें। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं बल्कि ऐड करूंगा वॉट एवर नवीद कंवर हैज सेड, that this is something which as a parliamentarian, not as a partisan or as a parliamentary leader of PMLN, मैं उस हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं इस ऐवान के एक मेंबर की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई विल डेफिनेटली स्पीक टू माय लीडरशिप आल्सो एंड सम ऑफ द मेंबर्स some of the ministers, I've never seen them over here. I can even name them. They don't they actually sir, मैं आपको एक बात बताऊं with all due respect to everyone, कि जो तो इस मेंबर हैं, इस हाउस के जो मेंबर हैं, वो तार साहब इज़ वन एक्सेप्शन। अदरवाइज़ जो है लोग इसलिए नहीं आते, कोई ना कोई जो है किसी तरह, या फिर उनको कोई बताता नहीं है कि जी आपके आज क्वेश्चंस हैं या कॉलिंग अटेंशन नोटिस है या कोई और कोई मोशन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को डिफेंड करना है मिनिस्टर साहब ने या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने। मैं आई विल टेक अप दिस मैटर विद द गवर्नमेंट, माय लीडरशिप एंड मेरा अपना ख्याल है कि सर ये आप और स्पीकर साहब जो है दोनों जो है आप भी गवर्नमेंट के लेवल पे ये करें। This is embarrassing not only for the government, this is embarrassing for the institution also. Thank you. Thank you. जी इसको अभी डिफ़र करते हैं नवीद साहब जब तक मिनिस्टर साहब आ जाएं। ये दूसरा कॉलिंग अटेंशन नोटिस है मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब, नॉट प्रेजेंट। मिस्टर फयाज हुसैन साहब, नॉट प्रेजेंट। शेर अली अरबाब साहब, नॉट प्रेजेंट। मिस्टर अवैस हैदर जखर साहब। जी ये कॉलिंग अटेंशन जी मैं कर लूँ एक मिनट। जमशेद अहमद साहब नॉट प्रेजेंट। जी ख्वाजा आसिफ साहब। ये जनाब स्पीकर आपको ये मैंडेटरी बनाना चाहिए कि व्हेन सेशन असेंबली इज इन सेशन, द हाउस इज इन सेशन, all ministers should be present in their chambers over here. So if there is a need for them to come to the house and reply to the queries, so they should be available over here. If they want to run their offices and it can जो हैं ऑफिसेज जो हैं वो यहाँ बैठ के भी रन कर सकते हैं। आई सिट ओवर है, मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं, मैं यहाँ ही बैठता हूँ, को मेरी मिनिस्ट्रियों को नुकसान तो नहीं हो रहा।
तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द समथिंग which needs your intervention, my intervention, number one, and your intervention, the speaker's intervention, and obviously हमारी पार्टी के जो दूसरे वजीर हैं, ताड़ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, राना साहब बैठे हुए हैं, इनको भी इंटरवीन करना चाहिए। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। राजा परवेज अशरफ साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। थैंक यू जनाब स्पीकर। कॉलिंग अटेंशन और हाउस बिजनेस में मिनिस्टर साहबान की गैर मौजूदगी और उनका ना होना यकीनन एक बड़ा संजीदा मसला है, लेकिन मैं जिस मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो इससे ज़्यादा संजीदा है। पिछले दिनों मेरी पार्टी की तरफ से एक कॉल अटेंशन नोटिस जो है वो इस आपके सामने पेश हुआ, जिसको लीड कर रही थी मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिब। मैं भी उसका मूवर था, नवीद साहब भी थे, एंड दैट वाज रिगार्डिंग यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। इसी हाउस में और आज इत्फाक और अच्छी बात है कि द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, जो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, राना तनवीर हुसैन साहब ये यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पूरे हाउस को ये यकीन दहानी कराई, हम तमाम मूवर्स को ये यकीन दहानी कराई कि भाई हम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं करने जा रहे, तो आप क्यों कॉल अटेंशन के ऊपर जो है फिर इसको प्रेस कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। तो जब इन जैसा एक बड़ा ही मोतबर, बड़ा एक एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन और एक जहांदीदा शख्स जो है जो अश्योर कराता है मेंबरान को, तो हम मान गए। और ये फिर सारे अखबारात में आया, पूरे मीडिया पर आया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा। उसके बाद फिर खबरें आने लग गई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और जो रमज़ान पैकेज आएगा उसके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट की जा रही है, या वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करें और यूटिलिटी स्टोर्स जो है अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर ये मसला जो था वो स्टैंडिंग कमेटी में आया, यही इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की, और सैयद हफीजुद्दीन साहब उसके चेयरमैन हैं। मुझे भी वहाँ बुलाया गया एज ए मूवर ऑफ दिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस। तो जब हम गए वहाँ पे तो ये मसला वहाँ पर डिस्कस हुआ स्टैंडिंग कमेटी में, तो यूनानिमस अक्रॉस द पार्टी डिवाइड जितने मेंबरान थे, जितने पॉलिटिकल पार्टी जो थी वहाँ पर रिप्रेजेंटेड, उन सब ने मुतफ़क्का तौर पर यह कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं होना चाहिए। ये 15,000 एम्प्लॉइज के का मसला है और उनके साथ ख़ानदान जुड़े हुए हैं, और उसके बाद ये कोई 7,000 के करीब जो है ये आउटलेट्स हैं, उनको अचानक बंद कर देना, तो ये जो 70 साल से ये चल रहा है यूटिलिटी स्टोर्स, और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की आवाम को मयारी और सस्ती अशिया जो है, अशियाए ज़रूरत जो है वो हम पहुँचाना। अब अगर आप ये कहते हैं कि उसके वो जो है वो सस्ती या मयारी अशिया के बजाय उसमें कोई गपले हो रहे हैं, कोई और उसमें कोई मिसमैनेजमेंट है, तो आपने उस मैनेजमेंट को ठीक करना है, या उसका मकसद ये है कि आप वो सारा डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। कल किसी और डिपार्टमेंट से अगर ये शिकायत आती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, आप गड़बड़ दूर करेंगे, उसको सारे को ख़त्म कर देंगे। फिर तो आप पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट बंद कर दें तो फिर तो कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। तो हुकूमत वक्त का जो सबसे बड़ा फ़र्ज होता है, जो उस पर ड्यूटी आयद होती है, वो ये है कि वो अपने लोगों की जो तकलीफ हैं और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अभी जो पहला कॉल अटेंशन नोटिस है जो डिस्कस नहीं हुआ, वो भी इसी तरह का कि आप जेनकोज के एम्प्लॉइज को आप कहते हैं कि हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे किसी जगह पर भी। वो लोग 25-25, 30-30 साल से जो उन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, जो वो इस मुलाजमत में हैं, अचानक अगर आपका कोई फैसला आ जाता है तो वो कहाँ जाएंगे। जनाब स्पीकर, ऐसे मुल्क नहीं चला करते, ना ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं हेस्ट में कि आप बगैर सोचे समझे, बगैर डिस्कस किए, बगैर लोगों की राय लिए, बगैर उसकी इम्प्लीकेशंस देखें आप एक फैसला ले लेते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आज फिर जनाब द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं
जो मैं पहले आपको कह चुका हूं कि मैं मेरे भाइयों जैसे हैं और मुझे पता है कि इज वेरी कैपेबल पर्सन, इज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये उठ के कहें, जब आप हमको जवाब दे रहे होते हैं जनाब वजीर साहब, तो आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को जवाब दे रहे होते हैं। आप वहां रजिस्टर हो रहे होते हैं, यहां जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात करते हैं। और ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें कि ये नहीं बंद हो रहे और फिर उसके बाद उसको बंद करना शुरू कर दें। तो मैं ये वजाहत चाहूंगा पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तरफ से और अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि हमने ये मसला जब उठाया तो हमें जब ये यकीन दहानी करा दी गई, उसके बाद फिर क्यों, कैसे हो सकता है। तो मैं ये चाहूंगा, मेरे और कुलीग भी शायद इस पर बात करना चाहेंगे, तो आप मेहरबानी फरमाकर आज ये हमें बताएं कि उस दिन जो आपने फैसला दिया था, जो आपने यकीन दहानी कराई थी, वो हकीकत पे मबनी थी, वो ठीक थी और यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी राना साहब, आप इसको, राना तनवीर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। राजा साहब मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, वैसे भी मुझे पूछते रहते हैं हर इशू का, और इसका तो बहुत ही वो फोकस्ड है क्योंकि इन्होंने कई दफ़ा ये इशू रेज़ किया है। तो जिस दिन मोहतरमा आसफा साहबा ने ये रेज़ किया था तो मैं तो उसमें नहीं था, लेकिन ये जो मैंने बात की थी उस वक्त कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं थी जो बंद करने वाली थी। तो आज भी मैं कहता हूँ जो बंद करने का जो एक है कि बंद करने जा रहे हैं, बंद उसको हम नहीं कर रहे। उसमें जो इश्यूज़ हैं, ये जो बात कर रहे हैं, उसके इश्यूज़ हैं ओवर ए पीरियड। जिस वक्त बना था उसमें कोई शक नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है और इसमें ऐसा नेटवर्क था जो एक आम आदमी को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में टाइम पे बेशुमार यूटिलिटी स्टोर खुले पॉलिटिकल एंगल से। जब मैं मिनिस्टर बना मैंने कुछ उसमें अपना हिस्सा डाला, जब कोई मिनिस्टर बना उसने हिस्सा डाला। तो अब हालत ये है कि गली मोहल्लों में और यूनियन काउंसिल के गांव शाँव, एक यूनियन काउंसिल में भी 3-3 4-4 गांव में अपने अपने एंगल से, अगर मैं आज मैं वज़ीर हूँ तो मैं खोलने शुरू कर दूँ। तो इसी तरह उसमें जो भर्ती भी हुई उसी हिसाब से हुई। जहाँ एक बंदे की ज़रूरत है, पहले तो वो स्टोर जो है वो मेरा 6 बाई 8 में एक है और इसमें 5 बंदे काम कर रहे हैं, स्टफ्ड है, और उसके हाल बहुत बुरा है। बहुत ऐसे भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वो उसमें आप समझ लें कि वो वायबल हैं और वो उनका असर ज़रूरत भी है, या फार फ्रंग एरिया में जिस तरह जीबी है या बलूचिस्तान है। तो हम इसको रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसको बेहतर कर रहे हैं, और उसमें कुछ डेली वेजेस पे भी ऐसे बंदे भर्ती कर दिए गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे एक फार्मर मिनिस्टर का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि जी मेरे जो बंदे हैं उनका ज़रा ख्याल करें। तो वो मेरा 3000 से ऊपर थे, एक हल्के से 3000 प्लस थे। अब इस सूरत हाल में एक अदारे को अगर इस तरह कर दिया जाए, उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाए, या एक ऐसा बेस बना दिया जाए या जगह बना दिया जाए, पॉलिटिकली डंप किए जाएं लोग, और यही इसी तरह इदारे ख़राब हुए हैं जहाँ डंप हमने किए हैं पॉलिटिकली लोगों को, कि एक हमने पकड़ लिया, मेरी मिनिस्ट्री में एक अदारा है तो मैंने उस पर धड़ाधड़ भर्ती करने शुरू कर दिए। तो मेरी गुजारिश है वाइंड अप नहीं कर रहे, और जो उनके रेगुलर हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। पहले तो वाइंड अप ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर वाइंड अप कोई भी अदारा दूसरा भी कर रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा आप भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर रहे हैं, आप मिनिस्टर्स रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में। तो जब भी रीस्ट्रक्चरिंग या कोई बंद किया जाता है या सरप्लस होता है तो उसका भी तरीक़ेकार होता है कि किस तरह उनका फ्यूचर सेफ गार्ड किया जाएगा एम्प्लॉइज़ का। और कभी हैंडशेक दिया जाता है, कभी गोल्डन हैंडशेक दिया जाता है, कभी किसी तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उसको बंद हम नहीं करने जा रहे, उसको हम बेहतर कर रहे हैं और उसका फ्यूचर बेहतर कर रहे हैं। जी जी शुक्रिया। जी नूर आलम साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नूर आलम साहब अभी वो लेना है ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। जी जी अभी
कॉलिंग अटेंशन नोटिस लेना है। स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, तरफ नवीद दिया कमर है, साहब, उस आप तरफ भी देना गवर्नमेंट में पड़ेगा। हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे को आप ही टाइम दे रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर यहाँ पे सर ऑपोजिशन भी थोड़ा जी, सा आप चेयर आपसे- पर एड्रेस करें। अगर नूर आलम साहब चेयर पर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हुकूमत से सवाल पूछना हुकूमत का नहीं काम होता, ऑपोजिशन का काम होता है। मैं सर लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि IMF का वफ्द जो है या IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है कि पाकिस्तान, क्योंकि कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर लें, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? इसलिए हमें ये बताया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असेंबली को ये सर बताना चाहिए था कि क्या ये जो IMF का वफ्द जो आया है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कैसे मुलाकात की और फिर और कौन कौन सी बातें वो हुई हैं। शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। ख्वाजा आसिफ साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। डेप्यूटी स्पीकर साहब, ये कोई IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्ज़ी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात। दूसरी ये बात है कि IMF के साथ हमारे मॉनेटरी, फिस्कल, ये सारे मसले जो है डिस्कस होते रहते हैं। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है उसको जो है इम्पोज करने की ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और IMF की वो कंडीशनैलिटी भी है। उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जो है जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल मेंबर ने, कोई रोल नहीं बनता। और न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाने का जो है मेरा ख्याल है इट इज़ बिट स्ट्रेचिंग बिट टू फार। कोई अदारा जो है वो विल नॉट बी ओपन टू इवन जुडिशरी ने अगर उनकी मर्जी से मुलाकात करें, दे कुड हैव एटलीस्ट कोई कह सकते थे कि जी हम जुडिशरी नहीं मिलना चाहती, लेकिन जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए IMF उनको मिला है। अदरवाइज इसके अलावा बाकी उनके प्रोग्राम के तहत जो है हम सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हीं के प्रोग्राम के तहत हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है, मजबूरी है। तो आई थिंक विद इन दोज जो हमारी कंपल्शंस हैं वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली। शुक्रिया जी। कॉलिंग अटेंशन नोटिस सैयद नवीद कमर साहब। Thank you, sir. Before I move the calling attention, I would like to, I'm glad that the Honorable Minister has said that they are not shutting down the utility stores, but they are restructuring it. Now, we are getting contradictory answers from the government. The PM House says that they are being shut down, and the minister concerned is saying that they are not being shut down and only being restructured. See, reforming an institution is not a bad thing. It is only when you suddenly decide to shut everything down that not only issues are raised, people feel insecure. Even at the end of the day, if you don't shut them down, all the time that has passed, the entire families of those people who are employees of utility stores would be in a state of distress. So kindly get a clarity across the government. I know it's a collective responsibility when you stand up as a responsible minister. You are speaking on behalf of the entire government. But then why these contradictory noises that we hear? So please make sure that everybody is on the same page and there is no contradictory statement coming from any other institution other than what you state on the floor of the House. Thank you. Sir, जी पढ़ें। attention.
Sir, I beg to invite attention of the Minister for Energy of Power Division to a matter of urgent public importance regarding recent decision for not absorbing the employees of GENCOs into various distribution companies and other organizations, attached departments under the Power Division, which has created significant issues and far-reaching implications for the affected employees, cause a grave concern amongst the public. जी, मिनिस्टर पावर. बहुत मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब. एक तो मैं I'd like to apologize for being about half an hour late. I do understand and I appreciate the fact that the Parliament takes the precedence over all other business of the government, and the responsibility of ministers is to be here on time and on schedule. Unfortunately, the session was adjourned for a while, and so there was an unavoidable conflict that took place in my schedule, so I apologize for being late. मेरी इस assembly के अंदर as the federal minister for power, alhamdulillah, I haven't ever been absent for the business that I was responsible for. ये नवीद कमर साहब ने, ऑनरेबल मेंबर ने जो जेनकोस की बात की है, आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखें स्पीचेस का और मुख्तलिफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स का इन द पास्ट 8 or 9 months, बड़ी क्लियरली आपको रिकॉर्ड में उसकी इस चीज़ का एविडेंस और प्रूफ मिलेगा कि हमने जब शुरू से अभी तक पिछले 9, 10, 12 महीने के अंदर इन जनरेशन कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन करती है, और मुख्तलिफ वो जनरेशन कंपनीज हैं, एक जेनको होल्डिंग है, उसके नीचे मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जो पिछले 25, 30, 40, 45 साल के अंदर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, गैस के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर, डीजल के ऊपर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती रह गई है. और वो जो प्लांट्स हैं उनमें से 2 के अलावा, एक गुड्डू और दूसरा जी नंदीपुर, इन 2 प्लांट्स के अलावा बाकी तमाम प्लांट्स जितनी भी जनरेशन कंपनीज गवर्नमेंट ओन करती है एज जेनकोस जिसका जिक्र हो रहा है, वो तमाम प्लांट्स बंद हैं. उनसे ना बिजली पैदा हो रही है, ना होनी है, ना हो सकती है. और जो 2 बड़े प्लांट्स हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड ऑपरेशनल हैं, उनमें से एक प्लांट बदकिस्मती से जो कंबाइंड साइकिल पे चलना है, वो इस वक्त कंबाइंड साइकिल पे नहीं चल रहा. तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट ने मिल के इतनी इनएफिशिएंसीज पिछले कई सालों में की हैं कि उन्होंने ब्रांड न्यू प्लांट्स को फिल्टर खरीदने की भी कैपेसिटी उनमें सही वक्त के ऊपर नहीं थी. और उन्होंने कंबाइंड साइकिल प्लांट्स को जो अरबों रुपए की मालियत थे उनको ख़राब करके और कंडम कर दिया. और जिस एफिशिएंसी के ऊपर वो प्लांट चल रहा है उससे गैस का मुकम्मल ज़िया हो रहा है और बिजली महंगी पैदा हो रही है. अब हमने 2 हिस्सों में अपनी हुकूमत के अंदर हमने फैसला किया, 2 हिस्सों में. एक वो प्लांट्स हैं जो बंद पड़े हैं, इनके एम्प्लॉयज़ का बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर 7 अरब रुपए सालाना का बोझ है. ये एम्प्लॉयज़ चाहे चौकीदार हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, चाहे क्लर्क्स हों, जितने भी ग्रेड्स के हैं, ये सारा दिन बैठ के प्लांट को सिर्फ देखते हैं अगर हाजिर हों. और 7 अरब रुपए आपका और हमारा और टैक्स पेयर का और जो बिजली का कंज्यूमर है उनका 7 अरब रुपए की तनख्वाहें एब्जॉर्ब करते हैं. हमने इस चीज़ का फैसला किया, इस हुकूमत ने किया. मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर ये फैसला किया कि जो प्लांट बंद हैं उन प्लांट का जो मशीनरी है, जो इस वक्त कबाड़ है और इस वक्त लिक्विडेट होना चाहिए, उसको प्राइवेटाइज नहीं, लिक्विडेट
एज यूजलेस मशीनरी, एज कबाड़, उसको आप फौरी तौर के ऊपर बिकवाएं और उससे जितने अरब रुपए वसूल होंगे उन प्लांट से वो पैसे वसूल करने के बाद इन एम्प्लॉइज को मुकम्मल पेंशन बेनिफिट्स के साथ आप पे ऑफ करके, और इन कंपनीज का जो बोझ है एम्प्लॉइज का आपके और हमारे ऊपर, उनको मुकम्मल राइट्स जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक हैं, जो उनकी परमानेंट जो स्ट्रक्चर है उनकी HR का, उसके मुताबिक आप उनको पे ऑफ करके यू गेट रिड ऑफ दोज एम्प्लॉइज। पहले ये फैसला था। फिर बीच में एक स्टेज आई जहां हमने देखा कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर वो कंपनीज इस वक्त अंडर स्टाफ्ड हैं। तो बजाय इसके कि नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉइज हायर करने के, आप जेनकोस के एम्प्लॉइज को ऑप्शन दें कि अगर वो डिस्कोस में जाना चाहते हैं, और डिस्कोस को ऑप्शन दें अगर वो इनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, ताकि वहाँ का बोझ वो डिस्कोस जो है वो उठा लें और जेनकोस के अंदर बगैर काम करने वाले एम्प्लॉइज किसी काम पे लग जाए। ये एक हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ एक एक्सरसाइज की, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से शर्फ हासिल हुआ कि हमने तफसील से ये एक्सरसाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो ओनरशिप दिलवाई ताकि वो उनको एब्जॉर्ब कर सके। जब एब्जॉर्प्शन की इनकी आपस में बात हुई तो एक और भी ऑप्शन को इस वक्त देखा गया कि इनको सरप्लस पूल के अंदर डाल के और बाकी हुकूमत के अंदर जिस तरह रैशनलाइजेशन हो रही है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की बात करें। दो चीज़ें पहले दिन से हम कह रहे हैं और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जेनकोस, नंदीपुर और गुड्डू प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट के ऊपर बहुत अरसे से हैं। बदकिस्मती से प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकी, ना ही कोई हुकूमत कामयाब हुई। हम इस वक्त नंदीपुर और गुड्डू के जितने भी कंडीशंस प्रेसिडेंट हैं उनकी बैलेंस शीटों को क्लियर करना है, उनकी शेयर होल्डिंग के इश्यूज हैं, उनके ऑडिट के हैं, वो तमाम CPs जो होते हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन, वो हम इस वक्त बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर डिस्कोस की तरह इनके भी CPs तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और प्राइवेटाइजेशन को ये 2 प्लांट हैंड ओवर कर दिए जाएंगे वेरी सून, ताकि नंदीपुर और गुड्डू की प्राइवेटाइजेशन हो सके। आज से तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते पहले MQM का भी पूरा एक वफद आया था हमारे पास। उन्होंने भी कंसर्न्स रेज किए थे कि इन एम्प्लॉइज़ को एब्जॉर्ब करो। हमने उनको भी ये तसल्ली दी थी और आज हम ऑनरेबल मेंबर को जो इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस के मूवर्स हैं उनको भी मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी डिसीजन होगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर एब्जॉर्प्शन का हो या इनको फुल बेनिफिट्स के साथ ले ऑफ करने का हो, जिसके अंदर उनको पूरे पेंशन के राइट्स, ये तकरीबन कोई 30-35 अरब रुपए से ज़्यादा के इनके पेंशन बेनिफिट्स बनेंगे इन एम्प्लॉइज़ के, जो इस वक्त 7 अरब रुपए सालाना का आपके ऊपर अननेसेसरी बोझ है। तो हम उसकी सारी पेंशन के बेनिफिट्स, उसकी कैलकुलेशंस एक्चुअलाइज करने के ऊपर वो सारी वर्कआउट कर रहे हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग भी अरेंज कर रहे हैं जो इसकी लिक्विडेशन ऑफ एसेट से होगी। हम इन एम्प्लॉइज के राइट्स को यूजर्प नहीं करेंगे। हमने ना पहले हमारी नून लीग की हुकूमत ने कभी एम्प्लॉइज के राइट्स को यूजर्प किया, लेकिन हमारे ऊपर ये भी पूरा बोझ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 7-7 अरब रुपए की बगैर वजह के तनख्वाहें नहीं दे सकते। इसलिए तब तक देंगे जब तक इनके लिए वो पेंशन बेनिफिट्स या डिस्कोस के अंदर उनको एब्जॉर्ब ना कर ले। तो हम बिल्कुल इस चीज़ से वी फुली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इशू और इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसको वन वे और द अदर विद कंप्लीट राइट्स फॉर द एम्प्लॉइज
और उनके राइट्स को बगैर यूजर्व किए वी विल मेक श्योर दैट वी हैंडल द सिचुएशन. थैंक यू, थैंक यू. जी, सैयद नवीद कमर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am hearing contradictory options coming in from the Honorable Minister. First option is fine, the absorption in the discourse or any other institution within the ministry. If that's done, then the employees to that extent are protected, even though they will be dislocated from wherever they are and so on. But that is not a major penalty. When you talk of the other alternative of pension benefits, now pension benefits are not golden handshake, they are not VSS, they are merely accumulated benefits, be it in provident fund or in pensions or any other way. That today if I retire, I get that as a matter of my own right, not a premature retirement before my time is my retirement date is due. So what incentive? First of all, is it voluntary? If it's not voluntary and you're going to retrench them, then whatever provident fund or pension you give them is not making up for the time that they will be unemployed in this period. And given that we are in the IMF program and not on a growth trajectory, these people will not have jobs to get in the rest of the market. So when you make a statement that we in the Muslim League governments never retrench employees, unfortunately we just heard what happened in utility stores. So then don't make that kind of a statement. Tell us categorically, leave aside the ones that will be absorbed, the ones that will be retrenched. What will be the process? Will it be voluntary? And will they be compensated like is done at the time of privatizations, others with the golden handshake or VSS, or they will just be asked to go away and just go and enjoy your pensions? Thank you. Calling attention हो जाए ख्वाजा साहब. Calling attention, it's calling attention में तो सिर्फ उन्हीं को बोलने की इजाजत होती है जिनका नाम होता है. तो काइंडली इस calling attention के बाद फौरन आपको देते हैं. कॉलिंग अटेंशन हो जाए उसके बाद फौरन आपको देते हैं ख्वाजा साहब. दो मिनट के बाद 2 मिनट ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए प्लीज. थैंक यू ख्वाजा साहब. जी, Sir, I would have actually benefited from the guidance of the Honorable Defence Minister, but since you insist, I'd just like to clarify one thing. I am not saying contradictory things at all. There are these two different routes that the government can opt from. They're not contradictory. There are two different options that are available before us. One is absorption of the employees into other distribution companies. The other is you pay them all the benefits that have accumulated during the time of service, and whoever is retiring at this point in time or has reached age of retirement, by the time we do pay them off with all pension benefits, whoever gets early retirement with pension benefits that have been accrued and either a VSS in the form of a voluntary separation scheme or a golden handshake. If you retire an employee earlier, you have to offer them either a VSS or a golden handshake. I have not in my statement said that we will not offer them that. We are still in the process of making calculations as to what the benefits have been accrued by these employees and what is the kind of scheme that will be offered to them. So either we will get rid of these employees without usurping any of their interests and rights. That's what I just stated in my earlier statement, or we will absorb them into distribution companies. Thank so you. I'd like to assure the House of that. Thank you. Ji, Sayyid Khurshid Ahmad Shah Sahab to ask one question. Not present. Shazia Mari Sahiba to ask one question. Not present. Mr. Ejaz Hussain Jakhrani to ask one question. Not present. Raja Parvez Ashraf Sahab to ask one question.
शुक्रिया जनाब स्पीकर। मिनिस्टर साहब ने नवीद कमर साहब के रिस्पांस पर बड़ा तफसीली जो है वो जवाब दिया है, और उससे नतीजा जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि कोई एम्प्लॉई भी जो है जो जनरेशन कंपनीज़ के हैं उनको गवर्नमेंट ऑप्शन देगी कि आप जो है वो पेंशन जाना चाहते हैं या एब्जॉर्ब होना चाहते हैं या कहीं और एडजस्ट होना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब हमने कोई ऐसी सूरत हाल आए तो एम्प्लॉई जिसने 25 साल 30 साल काम किया उसको ऑप्शन देनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। अगर तो वो खुशी से पेंशन जाना चाहता है तो उसको भेज देना चाहिए, और अगर वो चाहता है कि मुझे एडजस्ट किया जाए तो फिर जिस तरह एक ये समझते हो एक बड़ा एक स्पेशलाइज फील्ड है बिजली का, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब समझते हैं, तो ये लोग तो फिर उसी महकमे में ही काम कर सकते हैं। अगर जेनकोज में हैं तो आप उनको अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ले जाते हैं तो वहाँ भी शायद वो एडजस्ट हो सकें। तो मेरा सवाल ये होगा मिनिस्टर साहब से कि कितने हैं टोटल एम्प्लॉइज़ जेनकोज के जिनके आपने एडजस्ट करना है उनको, या उनको कोई ऑप्शन देनी है, और वो कितने अरसे में ये आप काम मुकम्मल कर लेंगे? शुक्रिया। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब थोड़ा बैठिएगा, आप जाइएगा नहीं, ये कॉलिंग अटेंशन अभी ख़त्म हो जाएगा तो ऑनरेबल ख्वाजा आसिफ साहब आपको कोई एडवाइस देंगे फ्लोर पे, तो बैठिएगा प्लीज़। जी जी, मिनिस्टर पावर का माइक। अगर आप इजाजत दें तो ख्वाजा साहब, इफ यू वुड लाइक टू टॉक, ही इज आप ये कॉलिंग अटेंशन ख़त्म करें, इसका जवाब दें, तो फिर हम ख्वाजा साहब को माइक। सर, हमने 1335 एम्प्लॉयज़ जो थे, हमने इन राइटिंग भी आपको ये आंसर दिया है कि उनको उनकी सर्विसेज मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर हमने उनके HR और सारे CVs और हर चीज़ शेयर किया था। और ये भी ऑनरेबल मेंबर की इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये कोई बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड के नहीं हैं जो गोल्डन हैंडशेक या VSS के ज़रिए बेनिफिट उठाने के बाद कहीं और इकोनॉमी में एब्जॉर्ब ना हो सके। ये अक्सर एम्प्लॉयज़ नॉन इंजीनियरिंग जी कैडर्स के हैं, और ऑफिस सपोर्ट स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन का जो महकमा होता है उससे इनकी अक्सरियत का जी ताल्लुक़ है। तो शायद ड्राइवर्स हों और गार्ड्स हों और इस किस्म के एम्प्लॉयज़ इन 1390 में से ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इस किस्म के हैं। तो ये बात तो हकीकत है, और ये बात तो शायद आप भी एग्री करेंगे कि 7 अरब रुपए सालाना तनख्वाह लेने वाले एम्प्लॉयज़ जो ना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना इन कंपनीज़ को चला रहे हैं, ना कंपनीज़ चल रही हैं और बंद पड़ी हुई हैं, ये तो एक बोझ हम सब एग्री करेंगे शायद है। इस बोझ को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर जा रही हैं। वहाँ 80-85 हज़ार जो वैकेंसी है उसको भी हम लोग इस वक्त हायरिंग नहीं कर रहे, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अरबों रुपए के नुकसानात हैं। उसके अंदर भी रैशनलाइजेशन ऑफ HR हम कर रहे हैं। 3 कंपनीज आपकी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में जा चुकी हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद और इस्लामाबाद। कंसेशन एग्रीमेंट के अंदर 3 और कंपनीज जा रही हैं, हैदराबाद, सखर और पेशावर। अगले फेज़ के अंदर लाहौर और मुल्तान की कंपनीज भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम इस 7 अरब का बोझ या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या गोल्डन हैंडशेक या VSS के ज़रिए पूरा इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। ऑनरेबल ख्वाजा आसिफ साहब। सर, ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस मेरे 2 ऑनरेबल साथियों ने कुछ थे कुछ नहीं थे यहाँ पे हाज़िर, और जो जवाब दिए हैं बिल्कुल ठीक दिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर, नवीद कमर साहब मेरे भाई हैं, मैं उनको याद दिलाऊंगा कि ये सारा कुछ जो है इस सारे मसले में से हम दोनों गुजरे हुए हैं, और ये सारी जो प्राइवेटाइजेशन थी या रिट्रेंचमेंट बिफोर प्राइवेटाइजेशन थी उससे भी गुजरे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी ने वे बैक फ्रॉम 93 to 97 जो है बड़ा सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोग्राम जो है वो उसको कंप्लीट किया,
कुछ जो है फिर अल्टीमेटली हमने उसको कंप्लीट किया, जो इनिशिएट जो है नवीद के वक्त हुआ। तो इसलिए इसमें देखें, अगर तो लोग जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है तो अल्टीमेटली कोई तो उसका बोझ बर्दाश्त कर रहा है। अगर वो इनडायरेक्टली वो भी आवाम पे ही बोझ पड़ रहा है, वो भी कोई लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, या लोगों के जो ज़राए हैं या उनका जो भी उनकी सब्सिस्टेंस का लेवल है उसमें जो है डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहा है। आप डायरेक्टली उसको बेयर कर लें या इनडायरेक्टली बेयर कर लें, ये इस चीज़ को सारे हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन टेक फ्यू मिनट्स ऑन यूटिलिटी स्टोर्स। यूटिलिटी स्टोर्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में, उस वक्त इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस थी। द वर्ल्ड ओवर सोशलिज्म जो था वो वाज रेनिंग सुप्रीम, और वो उस सारी कैनवस में ये चीज़ जो थी वो फिट बैठती थी, और उसकी यूटिलिटी रही, कई साल रही, दहाइयाँ रही। लेकिन आज व्हेन वी लुक बैक 30 साल और 25 साल ये डाल लें, 65 साल जो हैं उनकी यूटिलिटी, जिस तरह अभी मेरे मिनिस्टर साहब बात कहें कि एक हल्के से 3000 बंदे वहाँ पे मुलाजिम हुए हुए, वहाँ पे सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं 16 लाख और 20 लाख जो है एक टोटली बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम ये बोझ जो है अल्टीमेटली लोगों को, आवाम के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बोझ जो है, चाहे वो इस तरह कर लें कि एक का एम्प्लॉय काम नहीं करता तो वो उसका बोझ जो है अल्टीमेटली आवाम पे आएगा, या उनको कोई ऑल्टरनेट जो है दे के, ताकि वो भी सड़क पे ना आ जाएं, और हम ये बोझ जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो SOEs जो हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता जो है गवर्नमेंट शुड गेट रिड ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। और हमारा और PMLN का वे बैक इन द 90s और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इस पर इत्तफाक था, और उसको दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी गवर्नमेंट्स में इसको बड़ा सक्सेसफुली परसू किया। PTCL इज़ वन बिग एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट की गई, उसके बाद हमने उसको किया, और अल्टीमेटली जाके 2000 में वो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुई। 12.5% जो है वो उसकी इनिशियल प्राइवेटाइजेशन जो है नवीद ने की थी। इसी तरह 100 मैं गिनता जाऊँगा, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा अपना ख्याल है कि सारे टॉपिक को जो है एक बड़े कैनवस में देखना चाहिए। इसको एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि ज़रूर है, ये मैं एग्री करता हूँ कि जो लोग जो है, लोगों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, उनकी रोज़ी के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, उनके ऑल्टरनेट जो है कोई ना कोई रोज़ी के ज़राए जो है मुहैया करने चाहिए उनको जो है। ये सारी बातें सही है, लेकिन लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड सम ऑल्टरनेट रोजगार for those people who will be ultimately retrenched or ultimately relieved from their present jobs. तो ये हमारी एक joint responsibility है as members of this, और इसलिए मेरा ख्याल है इसमें कोई बुनियादी जो है वो फ़र्क नहीं है कि, लेकिन अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा, या एक नुकसान वाले अदारे में, मैसिव नुकसान वाले अदारे के अंदर एक बंदा काम कर रहा है और वो बिल्कुल ही इज़ नॉट प्रोडक्टिव और ही इज़ नॉट नीडेड, तो उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सप्लीमेंट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट को, ताकि ये इसके ऊपर कोई कंसेंसस हाउस। दूसरा सर, मेरी बहन ने ये कहा है कि सस्पेंशन ऑफ रूल्स को रेजोल्यूशन मूव करती हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मूव कर दूँ? जी प्लीज मूव कर दें। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up this resolution. ये मेरा ख्याल है Women's Day के सिलसिले में ये रेजोल्यूशन है, तो we all support it. जी, now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. जी, शाहिदा रहमानी साहिबा रेजोल्यूशन पढ़ें। शाहिदा रहमानी साहब का माइक खोलें। Thank you, Mr. Speaker.
On this historic day, the 12th of February 2025, as we commemorate National Women's Day, this Parliament's profound tribute to the women of Pakistan for their immeasurable contribution to the nation's progress, their resilience in the face of adversity, and their unwavering commitment to achieving equality and justice. This day serves as a powerful reminder of the indispensable role women play in shaping the fabric of our society, strengthening families, empowering communities, and driving the socio-economic development of our beloved country. On this National Women's Day, Women's Parliamentary Caucus honors Madre Millat, Mohtarma Fatima Jina Sahiba, Begum Rana Liaquat Ali Khan, and Mohtarma Benazir Bhutto Shaheed, and look forward to a future where every woman in Pakistan can thrive free from fear, discrimination, and inequality. Let us reaffirm our collective commitment to building a nation where women are not only equal partners but also leaders, innovators, and change makers. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Item number 4, Farah Akbar Sahiba. I, on behalf of Mr. Azimuddin Zahid, Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, to present report of the Standing Committee on the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill of the further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024 stands presented. जी वसीम साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे पॉइंट अबाउट थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। ये आज के एजेंडे के ऊपर जो कॉलिंग कंडीशन था तो ये भी हम तकरीबन 2 माह पहले हमने जमा कराया था जेनको के ऊपर, और इसी तसलसल में हमने मिनिस्टर साहब से जाके मुलाकात भी की थी, और मिनिस्टर साहब ने जो आज यहाँ पर असम्बली के फ्लोर पे जो चीज़ बयान की वो भी सारी की सारी हमें बताई थी कि तमाम लोगों को इंशाल्लाह ताला एडजस्ट किया जाएगा। अब सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि असम्बली सेक्रेटरीट से जो हमारा है कि जब कॉलिंग अटेंशन हमारा भी आता है तो उसको 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसमें जो गवर्नमेंट की मेन इत्तेहादी हैं, एक नून लीग, सेकंड पीपल्स पार्टी और थर्ड एमकेएम पाकिस्तान। तो उसी तरीके से इस एजेंडे के ऊपर भी उसी तरीके से तमाम कॉलिंग अटेंशन उनको भी उसी तरीके से उनका राइट्स मिलना चाहिए। 2 महीने आप इस सेक्रेटरीट के अंदर देख लें, 2 महीने पहले ये एजेंडे के अंदर हमने पेश किया लेकिन वो नहीं आया। बार बार कहने के बावजूद भी कल भी ये कॉलिंग अटेंशन हमने जमा कराया और मुश्ताक साहब को भी, सऊद साहब को, सबको ये रिक्वेस्ट की कि इस तरह ना करा करें ताकि बराबर की बुनियाद के ऊपर एजेंडा शामिल करें। डिप्टी स्पीकर साहब आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हैदराबाद के अंदर हेस्को के अंदर हमने खुली कचहरी का इनेकाद किया और वो खुली कचहरी से लोगों को, कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो रहा है और हेस्को को भी पेमेंट का तसलसल बन रहा है। वो आप मालूम करेंगे कि बहुत अच्छा, और एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया एमकेएम ने और नून लीग की गवर्नमेंट ने मिलकर। अब एक छोटी सा इशू है, मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, जामशेद जैनको की जो इंतज़ामिया है उनको वहाँ हमने सिक्योरिटी पावर को भी ख़त लिखा था कि उनकी सिर्फ छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं। उसमें इश्यूज़ ये थे कि एक तो उनकी जो बीओडी है, बीओडी वहाँ के जो जैनको के सीईओ हैं तंजील साहब हैं, तंजील साहब से क्या हमने जाके मिले, मुलाकात की कि इनके ये इश्यूज़ हैं। उन्होंने कहा हमने
मिनिस्ट्री के अंदर ही दे दिए। उनके सिर्फ 1 से 15 ग्रेड के जो बेसिक पे मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि सिर्फ उनकी एक तो है बेसिक पे परफॉर्मेंस अलाउंसेस जो बकरा ईद 2023 ग्रेड 1 से 15 तक का वो अभी तक उनका मुलाजमीन को नहीं मिला। और जेनको के 1 जुलाई 2024 हुकूमत पाकिस्तान से ने जब 25% तनख्वाह उनकी बढ़ाई थी वो भी इनकी अदायगी नहीं हो सकी, और 1 साल के इंक्रीमेंट 2024 के वो अदा नहीं हुए। तो मैं चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने के लिए सोच रही है, छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं, तो ये वहाँ के जो CEO साहब हैं उनको कहें कि कुछ लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाने का मकसद ये नहीं होता कतई तौर पे कि उनकी सैलरी रोक दी जाए या उनके अलाउंसेस रोक दी जाए। जब कोर्ट जब भी जो फैसला करे उसके बाद उसका सज़ा जज़ा का अमल होता है। तो आज मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, मैंने मिनिस्टर साहब की जो अच्छे काम है उसको भी मैंने प्रमोट किया कि हेस्को कंपनी के अंदर हम खुली कचहरियाँ कर रहे हैं, और ये जेनको के छोटे छोटे से इशूज़ हैं क्योंकि शब बारात का कल की रात है, और सब दुआ करेंगे कि अगर उन गरीब लोगों के घरों के अंदर उनको ईद से पहले को अलाउंसेस जो उनके बकाया जो उनके राइट्स हैं वो मिल जाए तो बहुत खुश होंगे। मैं इसके साथ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और फिर एक बार आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, MKM पाकिस्तान गवर्नमेंट की तीसरी बड़ी इत्तेहादी है, तो उसके मेयार के मुताबिक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी वसीम साहब, आप 2 मिनट मिनिस्टर साहब के साथ बैठ जाएं, तो मैं तब तक ये एक और लोग बोलना चाह रहे हैं। जी लगारी साहब, काइंडली ये इसको जो लोकल इश्यूज हैं वसीम साहब के, इसके अगर काइंडली फ्लोर पे नहीं बात करते, आपके साथ बैठ जाते हैं 2 मिनट। इज दैट ओके? जी लगारी साहब का माइक खोलें। सर एग्जैक्टली मुझे जो उन्होंने इश्यूज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज इश्यूज, आई नो देयर आर इश्यूज, लेकिन हमारे जो बोर्ड्स हैं जो इन कंपनीज को गवर्न करते हैं वो 4-5 साल पुराने हैं और उनका वक्त भी पूरा हो चुका हुआ है, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है चलाने का। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को मूव किया हुआ है, 1-2 दिनों में उसकी अप्रूवल हो जाएगी। तो जो नए बोर्ड्स होंगे उनको कह के और वसीम साहब से कंसल्ट करके और इनका इनपुट लेके और एम्प्लॉइज़ के जो इश्यूज हैं वो भी हल करेंगे, और जो नवीद कमर साहब ने जिक्र किया है वो उनकी एम्प्लॉइज़ के जो इंटरेस्ट है उसको वॉच करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। शुक्रिया शुक्रिया। विल डू दैट। जी जमाल शाह काकर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत मेहरबानी। लेकिन मैं एक तजवीज़ ये भी देना चाहता हूँ कि बिज़नेस के बाद जब मैं स्पीकर था तो हम बिज़नेस के आखिर में एक 0 आवर रखते थे। उसमें जो बाकी MNAs थे जो अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करते, लाखों वोट लेके यहाँ थे, तो वो भी अपने मसाइल और आवाम की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाते। और
बहुत अच्छे तरीके से आज आपने चलाया, बहुत अच्छी बेस हमने सुना। लेकिन हम जैसे बाकी जितने भी MNAs है उनके लिए अगर आप ज़ीरो और रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। जनाब स्पीकर, आज मैं बलूचिस्तान का एक मुख्तसर मुकदमा पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में 4 सूबों का जिसमें एक अहम इकाई बलूचिस्तान भी है, हर हवाले से बहुत अहम सूबा है, रकबे के हवाले से भी, साहिल के हवाले से भी, मिनरल के हवाले से भी। मैं आपकी तौसत से शहबाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जब आपने पाकिस्तान को डिपार्ट होने से बचाया और जब पाकिस्तान में महंगाई 36 से 3% पर लाया और जितने अड़ोस पड़ोस ममालिक में उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल हुए, तो क्यों हम इस मौके से ये फ़ायदा न उठाए कि बलूचिस्तान भी एक अहम इकाई है। अगर आप अपने एजेंडे पे अब बलूचिस्तान को भी रखें, क्योंकि हमें जब आपका ये इकदाम हमने देखे, पाकिस्तान के हवाले से डिपार्ट होने से बचाया, डॉलर कंट्रोल हुई, महंगाई नीचे आई, तो हमारी तौक़ात बढ़ गई कि हम क्यों शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट न करें कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के आवाम को क्यों हम गले से ना लगाए। बहुत मामूली चीज़ों की मैं निशानदेही करता हूँ, कोई नया डिमांड नहीं होगा। मैं मौजूदा हुकूमत जो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त काम कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में, मैं शहबाज शरीफ साहब जिस अंदाज से काम कर रहा है, बलूचिस्तान का जो अप्रूव्ड स्कीमें हैं, अगर इस साल उनको भी तरजीह बिनादों पे एड्रेस किया जाए, मसलन 5 रोड अप्रूव्ड है, चमन से कोयटा, कोयटा से कराची, कोयटा से डाडर से शिकारपुर, और कच्छ अरनाई रोड और अरनाई सिंजावी रोड, और कोयटा रोब रोड और रोब का बाईपास। इसी तरह अगर इन रोडों पे जो अप्रूव्ड है ऑलरेडी, जब हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं फंड न होने का, वो कह रहे हैं अगर वो फंड मुहैया कर दे और इन रोडों पे काम शुरू हो जाए तो बलूचिस्तान के हिस्सा से महरूमी में काफ़ी सारा कमी आ जाएगा। इसी तरीके से गैस जो 1954 से बलूचिस्तान सुई गैस दरियाफ्त हुआ है और पूरे मुल्क को वो दे रहा है, अगर गैस के हवाले से भी जो कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है और 28-30 लाख की आबादी का शहर है, गैस के मसाइल को थोड़ा सा एड्रेस किया जाए तो इससे भी काफ़ी सारे मसले हल होंगे। और इसी तरह एक ट्रेनों का मसला था, 1980 और 90 के दरमियान जितने ट्रेन कोयटा से बाकी मुल्क में चल रहे थे, अगर उनको वापस बहाल किया जाए, ये भी एक मसला होगा बलूचिस्तान के अवाम का। बोस्तान से रोब एक छोटा ट्रेन अंग्रेज के वक्त से चल रहा था और इस नेट से उन्होंने पटली उखाड़ी कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे बोस्तान से डे खान, कोटला जाम और खैबर पख्तूनख्वा तक। ये छोटे छोटे मसले हैं, अगर इनको मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो ऑलरेडी उन्होंने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है, तामीर और तरक्की का काम शुरू कर दिया है, तो अगर बलूचिस्तान को भी तरजीही बिनादों पे उस पर रखे तो इंशाल्लाह जब बलूचिस्तान खुशहाल होगा और बलूचिस्तान आबाद होगा तो पाकिस्तान खुशहाल भी होगा और पाकिस्तान आबाद भी होगा। आखिरी बात, ये पिछले 10-15 सालों से वफाक में तमाम सूबों के मुलाजमतों के कोटे हैं, चेक किया जाए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब के बलूचिस्तान के सालाना जितना भी कोटा है आज तक बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मिला है या नहीं मिला है, इसके लिए भी एक कमेटी होना चाहिए ताकि 70 से चेक करें कि बलूचिस्तान के मुलाजमीन का कोटा वफाक में है तो कितना बलूचिस्तानियों को मिला है, ये भी चेक किया जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आखिर बात, मैं जो आने वाला बजट है, PSDP है, जितनी भी मैंने आपको मनसूबे बताए, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब जो ऑलरेडी इस मेहनत में लगे हुए कि उड़ान पाकिस्तान, तो उस उड़ान पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान भी टॉप प्रायोरिटी पे
रखा जाए तो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। खुर्शीद जुनेजो साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट कीजिएगा प्लीज, अभी एक दो और मेंबरान ने भी बोला। ये सर शॉर्ट नहीं है, अगर शॉर्ट है तो फिर मैं बात नहीं करूं, सिंपल सी बात है। एक तो हमें जो है 3 सेशन के बाद जो टाइम मिला है, और उसके बाद जो है ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, पूरा सिंध जो है उसके ऊपर जल रहा है, पूरा सिंध जो है वहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा है, और ये अपने 6 जो है हमारे जो कैनाल्स निकल रहे हैं उसके ऊपर बात करनी है, और डिटेल में थोड़ी सी बात करनी है। यहाँ पर कोई है पूरा एक तो हॉल खाली हो गया, आखिर में ये टाइम मिलता है। अब 2 सेशन के बाद फिर आप कहते हैं थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, फिर किस तरह काम चलेगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो आप बात करें ना, आप दूसरी सही, issues ये को मैं touch ना सिर्फ करें, बात आप करना, बात कर लें, हाँ, बात कर लें। ये सही तकरीबन काफी वक्त से इसके ऊपर बहुत बहस मुबासा हुआ है, मगर हमारे जो है खासकर इस असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में इतना नहीं हुआ है। हमारे 2-3 मेंबरों ने इसके ऊपर बात की है, अपर हाउस में काफ़ी इस पे डिस्कशन हुई है, और ये डिस्कशन यहाँ पर भी रखनी चाहिए थी, क्यों नहीं रखी गई समझ में नहीं आता है। पूरा जो है सिंध जो एहतजाज कर रहा है, उसमें जो खास करके नेशनल जो है हमारे पार्टीज़ हैं, प्लस सब पार्टीज़ जो है इस सिलसिले में कह रही हैं कि ये जो तकरीबन जो 6 जो कैनाल्स जो बन रहे हैं, और जिसमें तकरीबन जो है 3.6 जो है टोटल कमांड मिलियन एकड़ जो है वो कोऑपरेटिव सिस्टम के थ्रू जो है आबाद किया जाएगा। ये से एक जो है ग्रेटर थल कैनाल है, जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ जो है थल द्वाबा, जिसको है सिंध सागर द्वाबा भी कहते हैं, वहाँ से निकलेगा। दूसरा जो है कच्ची कैनाल जो है वो तोंसा बराज से निकलेगा, और दूसरा जो है चश्मा राइट बैंक कैनाल जो CRBC जिसको कहते हैं, वो जो है चश्मा से और ख़ास करके निकलेगा वो जो हेडरेस्ट कैनाल जो है ऑफ चश्मा है वहाँ से निकलेगा। वो दूसरा जो है रनी कैनाल जो है और थर कैनाल ये से गुड्डू से निकलेंगे, और जो चोलिस्तान जो कैनाल जो है वो सलामांकी से निकलेगा। अब इसके ऊपर जो टोटल जो आबादी जो होगी या जो अमूमन एकर्स जो है वो 3.6 मिलियन एकर्स जो है इसके ऊपर आबाद किया जाएगा, जो तकरीबन इस हिसाब से हो जाए वो होगा कि ये जो पानी जो है इस पे जो यूटिलाइज जो लिया जाएगा वो 16 MF है। अब 16 MF जो है ना बहुत ज़्यादा पानी है, 1 MF जो है वो 5 लाख क्यूसिक 24 आवर्स में से गुजरे तो वो 1 MF होता है। अब 16 MF जो है इसको पानी मिलेगा। अब इससे फिर वो कैनाल सिस्टम चलेगा। 1 जून को 2024 को पंजाब गवर्नमेंट ने मूव किया अरसा को कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, और 17 को ये जो अवेलेबिलिटी जो ऑफ वाटर का जो है लोगों ने सर्टिफिकेट लिया 4/1 के हिसाब से। अब वो 4/1 के हिसाब से लिया, उसमें जो हमारा अरसा का जो वहाँ पर जो नुमाइंदा था उसने डिसेंट नोट लिखा और वहाँ से वो उठ के चला गया। एक्चुअली ये जो सही अमूमन सिंध है जो इसके ऊपर सीरियस इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं पूरे सिंध के अंदर, इसलिए कि पानी है ही नहीं। टोटल जो पानी जो हमारे पास शॉर्टेज है वो तकरीबन 50% शॉर्टेज है, खासकर जून और जुलाई में, और उसी में वहाँ पर ज़रूरत होती है पानी की। अगस्त में पानी आए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस जून जुलाई में अगर पानी नहीं आता है तो हमारी तकरीबन ज़मीनें जो है हमारी रह जाती हैं, और तकरीबन 30,000 जो है हमारे यहाँ जो है इरिगेशन सिस्टम है, उसमें तकरीबन 15,000 जो है वो गैराबाद होता है, उसमें पानी नहीं होता है, और लोग जो है वहाँ पर एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं और वो फिर एहतजाज चलता रहता है। और अकॉर्डिंग टू अरसा जो है तो 99 से लेके 23 तक जो है 2023 तक जो है 13.7 एनुअली जो पंजाब जो है वो पानी कम हो गया है, और सिंध का जो है 19.4% जो है वो पानी कम हुआ है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो है 16.6% जो है वो पानी जो है वो कम हुआ है। अब जो ऊपर से जो है ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जो खासकर जो अपर इंडस बेसिन में जो चल रहे हैं, अब उनको भी वो पानी चाहिए, ज़ाहिर है उनको पानी भी वो रिवर इंडस से लेंगे ना।
अब उसमें जो बादशाह डैम जो है वो 6.4 MF उनको चाहिए, और मोहम्मद डैम जो है वो 0.88 MF चाहिए उनको, और खुर्रम जो डैम जो है उनको जो है जो 0.90 MF चाहिए। उसके ऊपर जो है मंगला जो है ज़ारा, वो भी डैम, उसको जो इन लोगों ने जो है उनके जो दीवारें ऊपर की हैं वो तकरीबन 45 से लेके 40 फीट जो उनकी दीवारें ऊपर हुई है, तो उनको रिजर्व किया जाए। अब वहाँ पर जो पानी जो आता है वो फ्लड कैनाल से आता है, अब चश्मा से आता है और अपना जहलम से आता है, मगर वो पानी जब वहाँ पर जमा होता है वो जून जुलाई में आता है। अब जून जुलाई में ज़ाहिर है कि वो बरसात से पहले आता है, और वो पानी नीचे जो है पंचनद में इतना नहीं आता है, और उससे वो पानी जो है ज़ाहिर है कि रिवर इंडस में ना आने की वजह से जो फिर नीचे जो है वो पानी भी इतना कम होता है कि वो हम लोगों को नहीं मिलता है। अब उसमें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी और वजह से जितने भी मसले हैं, जो अमूमन जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न जो रिवर जो थी वो पहले जो थी वो 135.58 MF बहती थी, अब वो तकरीबन हो गई हैं 120.79 MAF। अब ये है आपकी फिगर्स जो है 1976 लेके 1998 तक है। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप इस पे एडजर्नमेंट मोशन मूव करें तो उस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर एडजर्नमेंट मोशन तो मूव किया था, उस पे भी नहीं हुआ ना, मगर इस पे आप लोग थोड़ा बात तो करें ना सही। जब तक ये बात नहीं करेंगे ये नहीं आप बिल्कुल आप कैसे पहुंचेंगे? ये सारे अब ज़ाहिर है इतना हम लोग काम करके आते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना सर, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, तो बहुत सारे मेंबर इस पे बोलना चाहते हैं, तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि एडजर्नमेंट मोशन आप इसमें मूव करें। जी वाइंड अप करें प्लीज। जी माइक खोलें खुर्शीद साहब। एक ज़ाहिर है सब के सब दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग इनसे बात अच्छी एक फिगर्स के साथ बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा ना। अगर इसी तरह तकरीर करनी है तो फिर फायदा नहीं था बात करने का। फिगर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं सर, वो ज़ाहिर है उनको जब तक समझ में नहीं आएगा उस वक्त ये हमें रिस्पॉन्स कैसे देगी, वो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। अब जो ईस्टर्न रिवर की जैसे मैंने आपको बताया वो भी 9.35 जो है MF था, अब वो 2.96 जो है MF है। अब ये अमूमन अब कैनाल जो विड्रॉवल जो है, ये मैं सब अरसा की आपको फिगर्स बता रहा हूँ। अब कैनाल जो विड्रॉवल जो था ओवरऑल जो है पूरे कैनाल जितने भी हैं वो 102.37 जो है MF था, वो अब कम होके 95.85 हो गया उसकी MF। ये से सब वो है फिगर्स जो मैंने आपको बताई हैं कि क्यों हमारे यहाँ प्रॉब्लम। अब जो अकॉर्डिंग जो है ये अपना जो अकॉर्ड हुआ था, अब वो 1991 के अंदर, उसमें जो अकॉर्ड में जो है वो ये है कि पैरा 14D उसमें जो है जो अकॉर्ड के मुताबिक जो पानी जो अलॉटेड हुआ था सिंध को हुआ या पंजाब को हुआ, उसके मुताबिक जो प्रोविंसेस हैं उनको राइट है कि वो किसी भी तरह इस्तेमाल करें, और वो किसी तरह उसको जो है किसी भी इसको कैनाल में भेजें, वो उनको राइट है। मगर नया कैनाल बनाने की इजाज़त जब तक CCI से इजाज़त न ली जाए वो नहीं हो सकता। अब CCI से अभी तक आर्टिकल 154 पे इनको बुलाना है कि आर्टिकल जो है ये जो है CCI की मीटिंग कॉल की जाए, मगर अभी तक 11 महीने 12 महीने हो गए CCI की मीटिंग कॉल नहीं हुई है। अब ज़ाहिर है कि जो नीचे जो हमारे जो मसला जो है सबसे बड़ा जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोटड़ी बैराज का। अब कोटड़ी बैराज जो है अमूमन जो है उसमें जो है हमें पानी नहीं मिलता है नीचे। अब वो जो पानी जो है वो तकरीबन इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो थे उनको हायर किया था FFC ने, और उन्होंने कहा कि जो है नीचे जो पानी जो 8.6 जो है MF जो है नीचे बहना चाहिए। अगर MF वो पानी बहेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। अब वो पानी नहीं दिया जा रहा है, न होने की वजह से अभी हामिद भी ने 4 दिन पहले क्या कहा है कि कराची जो है 2060 में ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा। ठट्टा, बदीन और आपका जो सिजावल ये तकरीबन 2050 में ख़त्म हो जाएगा और उस पर पानी आ जाएगा। इसलिए कि एरोजन हो रहा है ना, ज़मीनें तबाह हो रही हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तबाह हो रहे हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे पास तो जो है जो लाश होती है उसके लिए कभी कभी पानी नहीं होता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मसला है, आप देखें तो सही ना वहाँ पर हालात। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैठ के CCI की जो मीटिंग्स हैं वहाँ पर बैठ के ये बात की जाए, इसलिए कि हमारे घर तक पानी जो है डाउन स्ट्रीम पानी नहीं आएगा
हमें शुक्रिया। नुकसान होगा। तो यही मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इसके शुक्रिया। ऊपर डिस्कस करें। Thank you, thank you, thank you. The House is adjourned to meet again on Friday, the 14th February at 11 a.m.